अस्सलामुअलैकुम। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जू 501 टॉपिक नंबर 40 है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एग 2। अच्छा, ये जो आज का टॉपिक है ना, ये पता नहीं क्यों मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था आज इसको करना, क्योंकि इसकी जब मैंने ये सारी स्लाइड्स बनाई हैं तो वो स्लाइड्स को सेट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा। मुझे अभी तक जो सबसे मुश्किल टॉपिक लग रहा है बताने में या रिकॉर्ड करने में वो यही वाला है, क्योंकि मुझे इसमें इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं कि समटाइम्स बंदा सुनते सुनते भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो मैंने सेटिंग कुछ इसी तरह से की है ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इनक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म इज़ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास जो है ना वो बहुत इनिशियल लेवल से क्लियर हो जाती है कि साइटोप्लाज्म के बाहर जब बिल्कुल सबसे पहली लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर सेमी परमेबिलिटी भी होती है, यानी कि ये कुछ चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने के लिए अलाउ करती है। फर्टिलाइजेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि स्पर्म जो है वो इसको पास करने का या इसमें से गुजर जाने की कैपेबिलिटी रखता होता है, या ये जो है ना वो उसको अलाउ करती है। उसके बाद है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या चीज़ होती है? विटलिन एनवेलप which forms a fibrous mat around the egg. This envelope contains at least 8 different glycoprotein. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक विटलिन एनवेलप होता है जिसमें तकरीबन 8 डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? ये जो है ना वो स्पर्म एग रिकग्निशन के लिए इस्तेमाल होती हैं या उसमें हेल्प करती हैं। ये चीज़ें आगे की टॉपिक में आएंगी तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा कि इसका डिटेल फंक्शन क्या है। अभी आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो मैंने आपके लिए एक पिक्चर दी है, ये बेसिकली एक बहुत डिटेल पिक्चर है, इसमें आपको सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर ये ब्लू कलर की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रही है तो इसके बाहर ये विटलिन लेयर चल रही है। इसके बाद ये जेली कोट एंड सो ऑन। ये पिक्चर मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। उसके बाद जाते हैं तो विटलिन एनवेलप इज एसेंशियल फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म। स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ स्पर्म का क्या मतलब होता है कि जिस स्पीशी का एग होगा उसी स्पीशी का स्पर्म आके उसके साथ फर्टिलाइज होगा, यानी कि उसके साथ बाइंड करेगा। इसको कहते हैं स्पीशी स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ स्पर्म। यानी कि फ़िश का एग है तो फ़िश का ही स्पर्म आएगा, और किसी इकाइनोडर्म का एग है तो इकाइनोडर्म का ही स्पर्म आएगा। इस तरह की बात है कि मतलब जो स्पीशी होगी उसी का स्पर्म आके उसके साथ बाइंड करेगा। अच्छा, ये जो विटलिन एनवेलप है अगर तो ये मैमल्स में होता है तो इसको ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। विटलिन एनवेलप तो एक स्ट्रक्चर का नाम है ना, लेकिन जब हम इसको मैमल्स में देखते हैं तो यही स्ट्रक्चर जब वो मैमल्स में क्या कहलाता है? ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा कहलाता है। ये जो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बात कर रहे थे ये विटलिन एनवेलप तो होता है, लेकिन मैमल्स में जब हम देखते हैं तो इसको हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। उसके बाद देखें तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? क्यूमुलस। क्यूमुलस क्या होता है कि मेमेलियन एग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल से सराउंड किया हुआ होता है। ये जो पूरा एक ब्लू कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्यूमुलस सेल्स हैं। इनका फंक्शन वैसे तो जो है वो मैनुअल में नहीं दिया हुआ, लेकिन इनका काम ज़्यादातर नरिशमेंट करना ही होता है, प्रोटेक्शन देना होता है। तो मेमेलियन एग के इर्द गिर्द ये जो इतनी थिक सी लेयर चल रही होती है इसको कहते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि क्यूमुलस तो थ्रू आउट पूरा फैला हुआ होगा ना, तो उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि बिल्कुल ज़ोना पेलुसिडा के साथ साथ ये वाली चल रही होती है, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ज़ोना पेलुसिडा ये है, उसके बिल्कुल साथ साथ जो क्यूमुलस की लेयर चल रही होगी उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके बाद ये एक पिक्चर तो हमारे मैनुअल में ही मौजूद है। अब ये देखो, ये जितना भी आपके पास मैस ऑफ सेल है ये सारे का सारा क्यूमुलस है, अंदर ओवम है, और इसके ज़ोना पेलुसिडा के जो बिल्कुल साथ साथ क्यूमुलस की लेयर होगी ना उसको कहेंगे कोरोना रेडिएटा। और ये जो है ना वो दूसरी पिक्चर इसी को जूम करके दिखा हुआ है कि ये सारे क्यूमुलस हैं। इधर वाले जो है ना वो बिल्कुल जो साथ साथ चल रहे होंगे वो कहलाएंगे कोरोना रेडिएटा। ये ज़ोना पेलुसिडा है और अंदर तो ओवम है। उसके बाद चलते हैं कि कॉर्टेक्स आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग। कॉर्टेक्स क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे, यानी कि जिधर साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे जो बिल्कुल शुरू का साइटोप्लाज्म होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं।
उसे कॉर्टेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा ना स्टिफर होता है, मतलब सख्त होता है। सख्त इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन एक्टिन मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि ये माइक्रोफिलामेंट्स बना देते हैं, और जब सेल ने डिवाइड करना होता है ना, सेल ने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाने होते हैं, तो ये जो है ना वो उसके लिए क्या कहते हैं कि मतलब ये पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो माइक्रोफिलामेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो ये उस चीज़ में काम आते हैं। उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट्स आर नेसेसरी फॉर सेल डिविजन एंड दे ऑल्सो फॉर्म माइक्रोविलाई दैट हेल्प इन स्पर्म एंट्री इनटू द सेल। अच्छा, ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स बनाने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स एक तो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, और दूसरा क्या कि ये माइक्रोविलाई बनाते हैं जो कि स्पर्म की एंट्री सेल में उसमें हेल्प करते हैं कि स्पर्म जो है ना वो सेल के अंदर यानी कि एग के अंदर एंट्री कर सके। उसके बाद क्या आ जाते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ये जो ब्लू ब्लू कलर के डॉट आपको नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इनका फंक्शन बेसिकली मैं बताने लगी हूँ। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। उनका काम क्या होता है कि एडिशनल स्पर्म को अंदर आने से रोकना। एक स्पर्म आ जाएगा तो वो एग को फर्टिलाइज कर देगा, उसके बाद दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता। उसके लिए जो है ना वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स काम आते हैं कि जब एक स्पर्म एंटर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है, तो उसके बाद ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फर्दर स्पर्म को एंट्री करने से रोक देते हैं। क्या कैसे? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट कर देते हैं। ईच स्पर्म कंटेन्स 1 एक्रोसोमल वेसिकल। हर स्पर्म के अंदर एक एक्रोसोमल वेसिकल होती है जिसके अपने फंक्शंस होंगे, आगे टॉपिक में आएगा। ईच सी अर्चिन एग कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 15,000 कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। सी अर्चिन के एग में तकरीबन कितने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं? 15,000 ग्रैन्यूल्स होते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत मुश्किल टॉपिक था, मुझे रिकॉर्ड करते वक्त भी थोड़ा सा वो हो रहा था कि पता नहीं इसमें क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि ये क्लियर करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ पहले आती है और क्या चीज़ बाद में आती है। तो मैंने ये जो है ना वो एक फ़्लो चार्ट बना दिया ताकि आसान हो जाए। क्यूमुलस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्यूमुलस वो मास ऑफ सेल था जो कि oocyte के बाहर था। उसके बाद आता है कोरोना रेडिएटा जो कि बिल्कुल जोना पेलुसिडा के साथ वाली लेयर होती है, उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके बाद आती है विटिलिन एनवेलप जो कि अगर मैमल्स में हो तो उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बिल्कुल अंदर वाला जो शुरू का साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। और उसके बाद आ जाते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन ये वो मेन हेडिंग्स थी जो हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं। होप्सो कि आपको समझ आया होगा। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।